नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं सीबीएसई द्वारा जारी किया गया जो लेटेस्ट जो मॉडल सेट है संस्कृत विषय का, उसको लेकर मैं उपस्थित हूं। ये प्रश्न पत्र, ये मॉडल क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जो कि नेक्स्ट मंथ में आपका प्रथम सत्रीय मतलब कि फर्स्ट टर्म जो एग्जामिनेशन संस्कृत विषय का होने वाला है, वो 22 नवंबर का जो टेंटेटिव डेट आपको दिया गया है, लगभग फाइनल ही है। तो उसके लिए आपको काफ़ी उपयोगी होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड या जैक बोर्ड में पढ़ रहे हैं। और भी कई वीडियो लोगों ने डाला है, तो भले ही उन्होंने दिया लेकिन डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन तो दिया गया है सीबीएसई में, लेकिन उसके डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन वो आंसर हुआ कैसे ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं इस डिस्कशन के साथ इस सारे जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 40 नंबर के 40 मार्क्स के टोटल आपके क्वेश्चन होंगे, आपको पता ही है, और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है। मैंने पिछले वीडियो में भी काफ़ी इसमें सिलेबस के साथ उसमें डिस्कशन करके डाला है। तो आज मैं डायरेक्ट आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि इसमें आप प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक आप अंक उठा पाएँ, मार्क्स उठा पाएँ, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ। चूँकि ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट हो रहा है इस बार जाने में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए तो फिर हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। ये आपका ये लेटेस्ट अभी डाला गया है, सीबीएसई द्वारा जो जारी किया गया क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से देखें और इसका आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, यही हमारी शुभकामना है। टोटल 40 मार्क्स का आपका होगा क्वेश्चन और 1.5 घंटे का समय होगा। इसमें दिया है कि रेखांकित अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेदम व चिनुत। कहता है जिसमें संधि है उसको संधि विच्छेद करना है, और जो विच्छेद किया उसको संधि करना है, और जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए उसी से चुनना है। तो हालांकि इसमें पूरे वाक्य दिए गए हैं, लेकिन मैं उन्हीं शब्दों को डायरेक्ट मैं डिस्कशन में रखूँगा, ताकि समय को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि आपका समय का बचत हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है चलत अनिशम, चलत दनिशम, इसका जो सही आंसर आप देखें तो क्या होगा, ख में होगा, चलत जोड़ अनिशम। आपको पता होगा कि जो प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण में चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर जो त है वो त जो है आपका द में बदल गया है, मतलब चलत का जो त है, त थ द, वही चलत जो है ये द में बदल गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं द, तो ये द में बदल गया, तो चलत द निशम हो गया। तो यहाँ पर प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण के लिए मैंने आपको नियम बताया था कि कोई भी प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण बाद में होता है, या वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व हो बाद में, तो उस स्थिति में जो प्रथम वर्ण, जैसे यहाँ पर त दिया गया है चलत का त, ये त आपका, ये जो त आप देख रहे हैं ये त आपको द में बदल गया, तृतीय वर्ण बदल करके, तो हो गया चलत जोड़ अनिशम, चलत दनिशम। ठीक है। इसी प्रकार से फिर दूसरा है यत मानुषादपि, यद मानुषादपि। यहाँ भी देखिए प्रथम वर्ण के बाद जो है आपका पंचम वर्ण आया है, प्रथम वर्णानाम पंचम वर्णे परिवर्तनम, आपके सिलेबस में दिया हुआ है संधि में। तो यहाँ भी वही हुआ है। यहाँ पर देखिए त के बाद म आया है, मानुषात का म है, जो कि प का पंचम वर्ण है। तो त जो है यत में लगा हुआ जो त है, ये तो अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो हो जाएगा त थ द ध न, दंत न। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा यन मानुषादपि। ठीक है। यन यहाँ पर देखिए ये जो न हुआ वो तो का पंचम वर्ण है, चूँकि बाद में पंचम वर्ण आया है, पवर का पंचम वर्ण है, लेकिन यहाँ पर जब चेंज होगा तो त का पंचम वर्ण में चेंज होगा, इसलिए यत यन मानुषादपि। नेक्स्ट तीसरा है प्रवासः जोड़ अयम, प्रवासः जोड़ अयम। ये उत्त संधि है, आपको पता ही है। उत्त संधि मतलब उ से फिर गुण होकर के ओ हो जाता है, तो तब होता है जब विसर्ग के दोनों तरफ अ हो। तो यहाँ देखिए विसर्ग के पहले स में लगा हुआ अ है यहाँ पर, और यहाँ पर अयम का अ है, और बीच में विसर्ग है। तो इस विसर्ग के दोनों तरफ अ होने के चलते विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है, तो हो जाएगा प्रवासोयम, क ही इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रवासोयम। और ये जो अ है, ये अ अवग्रह के चिन्ह में एस की तरह जो दिखने वाला जो अवग्रह इसको कहते हैं, अवग्रह के निशान में ये बदल जाता है, जो कि एस की तरह दिखता है। और ये आधे अ को इंडिकेट करता है कि ये पूर्व में अ था, इस बात को, ये अवग्रह का जो चिन्ह है जो एस की तरह दिखता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि पूर्व में अ था। जैसे हम संधि विच्छेद करते हैं तो फिर ये अ को लेकर के ये अलग हो जाता है।
तो इसलिए हो जाएगा प्रवासः जोड़ अयम, प्रवासो अयम क। ठीक है। नेक्स्ट 4 में देखिए, यहाँ पर है मेघ रवैश्य। नेक्स्ट है मेघ रवैश्य। मेघ रवैश्य में इसका जो वास्तव में आप इसको देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघ रवैः च, घ, इसका घ आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मेघ रवैः च होगा कैसे, आखिर क्यों होगा? यहाँ पर देखिए बाद में च आया है और च का यहाँ पर उच्चारण स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ पर उच्चारण स्थान जो कि आप क्लास 9 में पढ़े हैं। तो यहाँ च बाद में होने के चलते ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को श में बदलना है। अब प्रश्न उठता है कि आपके पास तालव्य श भी है, दंत स भी है, मूर्धन्य श भी है, तो तीनों स में से कौन सा श यहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर बाद में देखिए च आया है, चवर्ग। तो च का जो उच्चारण स्थान है वो है इचु यशानम तालु, मतलब यहाँ पर चवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु से होता है। तो इसलिए ये जो आपका विसर्ग बदलेगा ये भी तालु वाला श में बदल जाएगा, अर्थात तालव्य श में बदल जाएगा। यही कारण है कि मेघ रवैः जोड़ च, मेघ रवैश्च देखिए यहाँ पर तालव्य श हो गया है। ठीक है, तो मेघ रवैश्च। आगे बढ़ते हैं। अयम एकः तावत, यहाँ में देखिए विसर्ग के बाद तो आया है, ये भी विसर्ग आपको स में बदलने वाला है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किस स में बदलेगा? तो इसके लिए भी देखिए यहाँ पर बाद में तो आया है और तो का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? लृतु लसानम दंता, लृतु त्वर्ग। तो यहाँ पर बाद में त्वर्ग आया है जो कि दंत ध्वनि है। यही कारण है कि ये जो विसर्ग बदलेगा ये भी दंत स में बदलेगा और यही कारण है कि यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अयम एकस तावत। देखिए यहाँ पर दंत स आया है ना, दंत स हो गया है क्योंकि बाद में जो क आया है, तावत का जो तो है ता, ये तो दंत ध्वनि है, इसीलिए जो विसर्ग बदला वो दंत स में बदला। इससे पहले तालव्य ध्वनि था, बाद में च, इसलिए जो विसर्ग था वो आपको ये तालव्य ध्वनि में बदल गया, तालव्य श में बदल गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये संधि कंप्लीट हुआ। दूसरा देखते हैं फिर समास का। यहाँ पर जो समस्त पद करना अथवा विग्रह पद करना है, इसमें समास का नाम नहीं लिखना है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि समास का नाम भी इसमें लिखना है। इसमें पहला देखिए ये है समलम। यहाँ पर श से ही पता चल रहा है कि अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है, क्योंकि आपके इस बार सिलेबस में अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष यही 3 पढ़ने के लिए दिया गया है। बहुब्रीहि को इस बार हटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए समलम, तो स जो है वास्तव में सह के अर्थ को द्योतित करता है, प्रकाशित करता है, बताता है। तो मलम, तो सह के युग में इसे भी तृतीया विभक्ति होती है, तो मलेन सहितम समलम। तो यहाँ पर देखिए ग इसका सही आंसर होगा, मलेन सहितम समलम। इसी प्रकार से यहाँ दूसरा देखिए भयेन आकुलम। भय से जो आकुल है व्याकुल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मूल शब्द भयेन का मूल शब्द क्या है? भय है। तो भय का आकुल के साथ समस्त पद जब करिएगा तो दीर्घ समास, दीर्घ संधि होने के साथ साथ यहाँ समास भी आपका होगा। इस बात को जरूर आप ध्यान रखें कि जब भी आप समास करते हैं तो समास से पहले यदि संधि की आवश्यकता होती है तो सर्वप्रथम आपका ये धर्म बनता है कि वहाँ पर संधि पहले कर लें, फिर समास का आप काम करें। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए भयेन में मूल शब्द भय है और जब हम मूल पदों को, दोनों पदों को जब जोड़ते हैं तो भय का आकुल के साथ समास होगा। तो भय में लगा हुआ अ और आकुल का आ दोनों मिलकर दीर्घ संधि हो जाएगी, अकः सवर्णे दीर्घ। तो यहाँ पर हो जाएगा भयाकुलम, जो यहाँ पर सही आंसर आपका ख है, भयाकुलम। देखिए ठीक है। फिर अब चलिए आइए आप नेक्स्ट कुशः च लवः च। यहाँ पर कुश लवौ देखिए, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है कुश लवौ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको सही आंसर कुशः च लवः च, क ही हो जाएगा। यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है। आपको पता है कि द्वंद्व समास में 3 भेद होते हैं, उसमें से आपको इतरेतर द्वंद्व, इसमें दोनों के दोनों पद आपके प्रधान होते हैं और प्रथमा व्यक्ति में होते हैं। यहाँ पर कुशः च लवः चेति कुश लवौ, इसलिए यहाँ पर ये आपका क सही आंसर है। इसमें देखिए फिर क्षेत्रस्य कर्षणम। क्षेत्रस्य का मूल शब्द हो गया क्षेत्र और क्षेत्र को कर्षण के साथ आप समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा क्षेत्र कर्षणम, जो कि इसका सही आंसर है घ, क्षेत्र कर्षणम। इसी प्रकार से फिर 5th में चलिए सवाष्पम। यहाँ पे देखिए सौ अव्यय लगा है सहित के अर्थ में, तो हो जाएगा आपको वाष्पेन सहितम, है ना, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ग, वाष्पेन सहितम सवाष्पम।
हमेशा ही सहितम के अर्थ में तृतीया विभक्ति का आपको प्रयोग करना है, जो भी इसका समासिक पद हो जिसके साथ समस्त पद बनेगा। अब चलिए 3 में यहाँ पर बुद्धिमान शब्द आया है, पहले ही जुड़ा हुआ इसमें प्रत्यय दिया हुआ है, प्रत्यय युक्त शब्द है। आपको सिर्फ प्रत्यय को अलग करना है और प्रकृति को अलग करना है, मूल शब्द मूल धातु को प्रत्यय से अलग करके बताना है। तो यह बुद्धिमान में आप जानते हैं मतुप प्रत्यय लगा हुआ है, चूँकि मतुप में मान बचता है मूल शब्द मत के साथ, फिर मत जो है जब उसका रूप चलता है तो बुद्धिमत इसका मूल शब्द बना, जब उसका रूप चलाएंगे तो बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः, श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः की तरह। तो चूँकि यहाँ पर देखिएगा इससे बनने वाले शब्द हमेशा विशेषण होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो विशेषण है वो प्रथमा के एक वचन में है, ठीक है ना। अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। प्रकृति प्रत्यय जब भी बनाइए तो एक बार थोड़ा आपको वहाँ पर सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी के साथ प्रत्यय का प्रयोग करिए। यदि जुड़ा हुआ प्रत्यय उसको अलग करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रत्यय जब जोड़ना होता है, अलग करने के लिए पहले से दिया हुआ है, अलग किया हुआ, और फिर आपको जब जोड़ना होता है तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसके लिए वह प्रत्यय युक्त हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, विशेषण बन करके किसके लिए वो, उसका विशेष्य कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ बनाना। जैसे यहाँ पे देखिए प्रथमा के एक वचन में अन्य है, इसीलिए बुद्धिमान हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि अन्य नहीं रह करके अगर सपोज कीजिए कोई भी बहुवचनांत पद रहेगा, जैसे मान लो बालकाः रहता, तो फिर यहाँ पर बुद्धिमान नहीं होगा, क्या होता, बुद्धिमंतः हो जाता, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पर चूँकि समस्त पद, इसलिए यहाँ पर एक ग इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमान, ठीक है। सेकेंड है मिलिता। मिलिता में मिलित शब्द है और टाप प्रत्यय में आ बचता है, तो मिलित से टाप लग करके बन गया मिलिता। तो ये क ही इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ही कहता मिलित जोड़ टाप मिलिता। टाप में यहाँ देखिएगा टाप में आ बचता है ना, टाप प्रत्यय में, तो ये मूल शब्द मिलित हो गया, इसमें आ लग गया तो हो गया मिलिता। नेक्स्ट तीसरा है बल जोड़ मतुप। बल शब्द से मतुप प्रत्यय लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान दीजिए जैसे कि मैं अभी तुरंत आपको पहले मैंने बताया था कि ये बल जोड़ मतुप तो आया, लेकिन ये विशेषण किसका बना है, यहाँ पर देखिए उससे पहले बुद्धि शब्द आया है, तो ये जो बल से मतुप लगा ये बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है विशेषण बन करके। मतलब यहाँ पर बुद्धि शब्द जो है वो क्या है, विशेष्य है। तो बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए बलवान तो पुल्लिंग में हुआ और बलवती स्त्रीलिंग में होगा, क्योंकि बुद्धि शब्द का ये विशेषण बना है बल से मतुप। यही मैं कह रहा था कि जब अलग जब प्रत्यय आपको दिए हुए रहते हैं, जब जोड़ना होता है तो ये आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब जोड़ दें तो फिर उसका रूप किसके अनुसार चलाएं। तो उसके विशेष्य को आप यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, एक वचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है। तो जिस वचन और लिंग में है उसी वचन और लिंग में आपको इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को भी आपको लेकर के जाना चाहिए। तो जो कि बुद्धि स्त्रीलिंग है इसलिए हो गया बलवती, चूँकि बल से मतुप लग करके बलवत मूल शब्द बना। बलवान पुल्लिंग में होता है और बलवती स्त्रीलिंग में होता है, जिसका रूप नदी की तरह चलता है। फोर्थ है लघु जोड़ त्व प्रत्यय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द वो खुद ही नपुंसकलिंग होते हैं, तो लघुत्वम बन जाता है। म लग करके यहाँ पर देखिए ये जो रूप बना वो म हलंत लग करके आपका ये अव्यय पद बन जाता है, और इसका हमेशा जो रूप है वो प्रथमा के एक वचन में ही रहता है, म लग करके, तो त्व का त्वम हो गया लघुत्वम। इसी प्रकार से फिर महत्वम, तो महत्वम देखिए महत्व जोड़ त्व, महत्व जोड़ त्व हो गया यहाँ घ, ठीक है। ये महत्व जोड़ त्व इसका सही आंसर है, जो कि इसी महत्व से त्व लग करके महत्वम बन गया, ठीक है। अब चलिए वाच्य। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वाच्य में वाच्य के नियम के अनुसार आपको यहाँ पर बदलना है, और वाच्य के नियम को आपको पता है कि किस तरह से हमें वाच्य हम बनाते हैं। आप मेरे वीडियो को यदि देखें जो मैंने वाच्य से रिलेटेड डाला है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा है लेकिन बहुत कंसेप्ट उसमें क्लियर किया गया है। आप यदि पूरे वीडियो को अच्छा से देखें तो हमें लगता है कि वाच्य में आप जिन बच्चों के लिए वाच्य कठिन लगता है उनके लिए काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहते हैं कि बालकः खादति, बालक खाता, यहाँ पर कर्ता प्रथमा में है, सिर्फ इसमें कर्म वाले रूप आपको भरने हैं, क्रिया दी गई है। तो बालक खाता है, क्या खाता है, पायसम, पायस खीर को खाता है, ठीक है। पायस कहते हैं खीर, दूध से बना हुआ जो पदार्थ है उसे पायसम, मतलब दूध भी होता है दुग्धम, तो पायसम, बालक पायस को खाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पायसम
द्वितीय विभक्ति वाला इसमें पद होगा। क्योंकि कर्म है तो कर्म में द्वितीय लगाएंगे। ये वास्तव में ये कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, अब चलिए आइए फिर दूसरा, फिर कहता है कि चित्राणि दृश्यन्ते। यहाँ देखिए कर्मवाच्य में ये वाक्य है, क्योंकि कर्म में बहुवचन है और जो क्रियापद है वो कर्मवाच्य वाले रूप में दिया गया है क्रिया को। दृश्यन्ते, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, चूँकि चित्राणि बहुवचन में है, चित्रम, चित्रे, चित्राणि, तो इसी चित्राणि के कारण जो है दृश्यन्ते हो गया है। तो जब ये कर्मवाच्य में है तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति किस में है, तो गौ में है। मया चित्राणि दृश्यन्ते, मेरे द्वारा चित्रों को देखा जाता है। फिर तीसरा है मात्रा रोटिका, ये भी कर्मवाच्य में है। कहता है माता के द्वारा रोटी को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा रोटिका जो है, जो कर्म है वो बहुवचन में है। रोटिका लता की तरह रूप हुआ, लता, लते, लता, तो रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। तो यहाँ पर हो गया पच्यन्ते, चूँकि कर्म जो है वो बहुवचन में है, इस कारण इसकी जो क्रिया होगी वो भी बहुवचन में होगी, पच्यन्ते। ठीक है, फिर फोर्थ में देखिए फलानी आनयति, यहाँ पर क्रिया देखिए एक वचन में है, मतलब इसका जो कर्ता होगा वो भी एक वचन वाला होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा कर्ता, कर्ता पिता, चूँकि पितरा में तृतीया है, पितरा बहुवचन है, ये द्विवचन में है, तो यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा पिता, प्रथमा के एक वचन में। पिता फलानी आनयति, पिता फल लाते हैं। नेक्स्ट चलिए पांचवा, ये तो बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं, ये अष्टवादने घ, इसमें कहीं कोई अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। 8 बजने का, ये सॉरी ये आपका ख हो जाएगा, ये नहीं ख, अष्टवादने, ठीक है, 8 बजे। इसी प्रकार से सेकंड में देखिए ये 4:45 हो रहा है, मतलब 4:45 बज रहा है, तो पादोन पंचवादने, पादोन ग हो जाएगा आपका सही आंसर, पादोन पंचवादने। फिर है 7:30, मतलब सार्ध सप्तवादने, जब 30 हो तो सार्ध कहते हैं, तो यहाँ पर जगह सार्ध सप्तवादने, देखिए कहाँ ऑप्शन है, सार्ध सप्तवादने, 7:30 बजे। ठीक है, फिर फोर्थ में है 6:15, 6:15, तो मतलब 6:15 बज रहा है, तो सपाद षड्वादने। तो देखिए यहाँ पर सपाद षड्वादने, घ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 15 मिनट जब बढ़ जाता है तो उसको सवा कहते हैं हम लोग हिंदी में, उसी संस्कृत उसको सार्ध कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1:15 हो रहा है, 1:15 हो रहा है, मतलब सपाद 1 वादने, यहाँ भी सपाद हो जाएगा आपको, तो सपाद 1 वादने ख, इसका सही आंसर हो जाएगा ख, सपाद 1 वादने। 6 में है आपको, फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अव्यय को भरना है, उचित अव्यय को चुन करके भरना है। केवल 3 ही प्रश्न करने हैं आपको प्रश्न, हर क्वेश्चन देखिएगा एक आपको आंसर ज़्यादा दिया गया है इसमें विकल्प। यहाँ पर आपको अव्यय भरना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी अव्यय दिया गया है देखिएगा सारा का सारा आपके बुक से, जिस स्टोरी को आपने पढ़ा है वहीं से। दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, जो सूची पर्यावरणम चैप्टर से ये लिया गया है, तो वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर अत्र आया है, दुर्वहम अत्र जीवितम, कहता है यहाँ जो है जीवन जीना बड़ा ही दुर्लभ हो गया है, इसीलिए प्रकृति ही हमारी एक शरण है, इसका अर्थात यहाँ पर अत्र हो जाएगा घ। फिर है यत्र रास्ते साधुरता तत्र, तत्र गम्यताम, वहाँ जाओ जहाँ पर वह धुरता है। ये जो श्रीगाल था वो सिंह से बोल रहा है, बुद्धिमती वाला जो चैप्टर है आपका, तो उसी से ये लिया गया है। तो कहता है कि तत्र गम्यताम, वहाँ ले चलो, है ना, तो तत्र हो जाएगा। फिर तीसरा है स दीनः इति जानन अपि, अपि हो जाएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा अपि, कहता इति जानन अपि कृषकः तं बहुधा पीड़यति, जननी तुल वत्सला, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा वहीं से ये दिया गया है कि वह बहुत ही दीन है, बहुत ही लाचार है। जो 2 बैलों की जो बात हो रही थी, तो जो सुरभि जो गौओं की जो माता है वो इंद्र से कहते हुए बताती है कि वह जानता है कि वह बहुत ही दीन है, उन दोनों में से एक बैल जो कमज़ोर था, तो उसको लेकर के कह रही है कि स दीनः, वह बहुत ही लाचार है, बहुत ही कमज़ोर है, यह जानते हुए भी किसान जो है उसे बहुत प्रकार से पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। तो यहाँ पर अपि है, जानन अपि, जानते हुए भी। ठीक है, फोर्थ में है रामम उपसृत्य, राम समीप जा करके और प्रणाम करके, राम के समीप जाकर और प्रणाम करके, च और, है ना, यहाँ पर च आ जाएगा। कुशलव वदतः,
कुश और लव जो है वो बोलते हैं। ठीक है, राम के समीप जाते हैं और बोलते हैं। ये शिशु लालनम चैप्टर में जो नाटक में जो आपका आया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बार सिलेबस में दिया गया है, वहीं से उठा करके दिया गया है। तो देखिए कि सारा का सारा जो यहाँ अव्यय भरने वाला दिया गया है वो आपके बुक से ही बीच बीच से वाक्यों को उठा करके दिया गया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको बुक में आए हुए जो अव्यय हैं या समास है उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वहीं से उठा करके आपको यहाँ एग्ज़ाम में भी प्रश्न दिए जाते हैं, CBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड में। नेक्स्ट 7, यहाँ पर 7 देख लीजिए। यहाँ पर शुद्ध शब्दों को बनाना है, आपको शुद्ध वाक्यों में संशोधन करके जो शब्द गलत दिए गए हैं उनको शुद्ध करके पुनः लिखना है। जैसे त्वम पाठम पठति, यहाँ पर कर्ता देखिए त्वम है और क्रिया है पठति। पठति कब होता? जब यहाँ पर त्वम नहीं रह करके सह रहता, सह पाठम पठति। तो सह के पर मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी हो जाएगी मध्यम पुरुष एक वचन वाली सी। तुम पाठम पठसी, तुम पाठ को पढ़ रहे हो। सेकंड है फलाह। हम जान रहे हैं कि फल शब्द नपुंसक लिंग होता है, फलम फले फलानी इसका रूप चलता है। तो यहाँ भी जो है इसको क्या किया गया है, लिंग की गड़बड़ी की गई है, मतलब इसको नपुंसक लिंग न बना करके इसको पुल्लिंग बनाया गया है। तो यहाँ पर सही होना चाहिए फलानी। फलानी करकंड के संति, है ना, फलानी करकंड के संति। यहाँ पर संति क्रिया ठीक है और यही बहुवचन तो हो जाएगा, यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा गौ। टोकरी में बहुत सारे फल हैं। ठीक है। थर्ड है तौ बालकौ गच्छति। यहाँ पर कर्ता देखिए द्विवचन में है और क्रिया एक वचन की दी गई है, मतलब क्रिया भी द्विवचन में होनी चाहिए, मतलब तौ है तो गच्छतः, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा घ, गच्छतः। फोर्थ में है राधा श्वः गच्छति। यहाँ पर ह्यः और श्वः दो अव्यय ऐसे अव्यय हैं जिनका प्रयोग सदा देखने को मिलता है और शुद्धि संशोधन के लिए पूछा जाता है। श्वः मतलब आने वाला कल और ह्यः मतलब बीता हुआ कल। तो यहाँ पर श्वः लगा हुआ है, तो श्वः लगा हुआ है तो यहाँ पर क्रिया क्या होनी चाहिए, भविष्यत काल वाली, अर्थात लिट लकार वाली क्रिया होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला कल की बात हो रही है। राधा कल जाएगी तो गमिष्यति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। ठीक है ना। राधा श्वः गच्छति की जगह पर हो जाएगा आपको गमिष्यति, चूंकि स्व दिया हुआ है मतलब आने वाला कल, स्व मतलब आने वाला कल, है ना, स्व हो गया आने वाला कल, आने वाला कल, है ना। और एक होता है ह्यः, ह्यः मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल। ये दोनों अव्यय अलग अलग हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए 8 नंबर में दुर्वहम। यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्नवाचक पद आपको बनाने हैं। तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक हम लोग कैसे बनाते हैं, अलग अलग शब्दों के लिए हम लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रश्नवाचक में। आप मेरे प्रश्नवाचक से रिलेटेड वीडियो को देखिएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे वीडियो डाले हैं आपको क्लास 10th में जो भी सिलेबस में आपको पढ़ना है, अभी इस बार जो आप बोर्ड दे रहे हैं वो सारे सिलेबस अकॉर्डिंग उसको प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्नवाचक को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, जिन बच्चों को कठिन लगता हो वहाँ से देखिए, आपका काफ़ी समस्या का समाधान वहाँ मिलेगा। दुर्वहम, यहाँ कहता है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। यहाँ जीवन जो है दुर्लभ हो गया, तो कैसा हो गया। यहाँ पर देखिए दुर्वहम जो है नपुंसक लिंग शब्द है और विशेषण है, और यही कारण है कि विशेषण के लिए हम लोग कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसा है तो बहुत ही कठिनता से युक्त है, दुर्वहम बहुत ही क्लिष्ट है जीना, इसलिए कीदृशम हो जाएगा। चूँकि दुर्वहम शब्द विशेषण है और विशेषण के लिए हम लोग कीदृशम शब्द का प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग के लिए। यदि यहाँ पर दुर्वहम नपुंसक लिंग नहीं रहता, यदि कोई पुल्लिंग शब्द रहता तो फिर हम लोग कीदृशः दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कीदृशम, है ना। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कीदृशम, इसलिए कीदृशम ही होना चाहिए, चूँकि कीदृशः तब होता जब दुर्वहम नपुंसक लिंग नहीं रहकर कोई पुल्लिंग शब्द यहाँ रहता, जैसे शोभनः बालकः तो कीदृशः बालकः, इस तरह से। सेकंड है क्षेत्रे, स्थानवाची शब्द है। क्षेत्र में सऋषभ हलम उड्वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात। वह बैल जो है हल को उठाने में सक्षम नहीं था, जिसके चलते कि वो खेत में गिर पड़ा। तो कहाँ गिर पड़ा, क्षेत्र मतलब खेत में, तो क्षेत्र जो है ये स्थानवाची शब्द है। तो स्थानवाची शब्द के लिए कुत्र शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसलिए घ इसका सही आंसर हो जाएगा। मानुषात संज्ञा है, पंचमी एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसका जो विशेषण देंगे वो किम के शब्द रूप को पंचमी के एक वचन में ले जा करके देंगे और पुल्लिंग वाले में देंगे, तो हो जाएगा कस्मात,
ठीक है ना। मानुषात, मानुष शब्द हो गया, पंचमी के एकवचन मानुषात, तो किम का पुल्लिंग, पंचमी एकवचन कस्मात। ये भी आर्यस्य, आर्य शब्द है, षष्ठी एकवचन बालक की तरह, तो हो जाएगा कस्य, ठीक है। उस प्रकार से 5 में देखिए अयम अन्यभ्यो दुर्लभ, यह दूसरे से कमजोर है, दुर्लभ है ना, कमजोर है, तो इसके लिए हो जाएगा केभ्यः, इसका सही आंसर हो जाएगा केभ्यः, चूँकि पंचमी के बहुवचन में है तो यहाँ भी इसको हम पंचमी के बहुवचन देंगे। 6 में है तपोवने, तपोवने भी तपोवन स्थानवाची शब्द है, ये किसी स्थान का नाम है तपोवन, तो उसके लिए हम लोग कुत्र का प्रयोग करेंगे फिर, तो यहाँ पर हो जाएगा क ही इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्र। तपोवन में उसका नाम व्यवहार में लाया जाता है, बोला जाता है, तो कहाँ उसका नाम लाया जाता है, इस प्रकार से शिशु लालनम से लिया गया है। अब चलिए 9 में कह रहा है कि प्रसंगानुसार आपको सही अर्थों को चुन करके देना है। अब देखिए तूर्णम, भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता, वह जो भयंकर जो बाघ को मारने वाली जो व्याघ्रमारी थी वो शीघ्र ही दौड़ी, तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा शीघ्रम। तूर्णम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो शीघ्रम होता है। उस प्रकार से दूसरा देखिए नष्टः, यहाँ पर नष्टः का अर्थ है पलायितः। व्याघ्रमारी काचिद यम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलः चित्तो नष्टः, वह जो भय से व्याकुल चित्त वाला वहाँ से वो पलायमान हो गया, भाग गया, इसलिए यहाँ पर पलायितः इसका सही आंसर होगा। तीसरा देखिए भृशम, भृशम का हो जाएगा बहु अधिकम, भृशम अत्यधिकम, अत्यधिक होता है मतलब बहुत अधिक। उस प्रकार से 4 में भनति, भनति मतलब भन धातु है बोलना, बोलता है। किम कुपिता एवं भनति उत्प्रकृतिस्था, ये शिशु लालनम से लिया गया है, क्या वो कुपित होकर के इस प्रकार से बोलती है, अथवा प्रकृतिस्था, अथवा वो स्वाभाविक रूप से इसे बोलती है, तो ये विदूषक का कथन है जिसका जवाब ल और कुश फिर देते हैं शिशु लालनम में। तो भनति का यहाँ पर अर्थ है कथयति, ठीक है। फिर कांतारे का अर्थ होता है, कांतारा कहते हैं वन को, वन प्रदेश को, तो यहाँ पर हो जाएगा सप्तमी एक वचन, तो वने, कांतारे मतलब वने। अब चलिए 10 नंबर में, यहाँ पर देखिए 10 नंबर में यहाँ पर कह रहा है आपको, यहाँ पर बहुत बच्चों को परेशानी होती है भाषी कार्य में। भाषी कार्य में आपके जो पठित जो अवबोधन आपको जो पढ़ना है बुक से, तो वहीं से सारा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्रुद्ध कृषि वलह, तो यहाँ पर कह रहा है कि अस्मिन वाक्य विशेष पदम की, यहाँ पर विशेष पद बताना है, मतलब विशेषण और विशेष दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर कृषि वलह जो है आपका विशेष पद हो गया। और कैसा कृषि वलह, कृषि मतलब किसान, तो कैसा किसान था, तो क्रुद्ध क्रोधित किसान, तो यहाँ पर कृषि वलह इसका सही आंसर हो जाएगा, चूँकि विशेष से पूछ रहा है। सेकंड में है यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यहाँ पर कहता है कि शीघ्रम, इस पद का पर्यायवाची पद यहाँ पर कौन सा आया है, तो सत्वरम आया है। सत्वरम मतलब शीघ्रम, प्रसंग के अनुसार यहाँ पर जो आया है आपका प्रसंग। तीसरा है जनाम्य हम तस्य नामधेयम, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद पूछा जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्रियापद जो है वो कर्ता के साथ जुड़ा गया है। यहाँ पर देखिए जनाम्य हम, इसमें यदि आप संधि करेंगे तब पता चलता है कि जनामी प्लस अहम, अहम कर्ता हो गया और जनामी यहाँ पर क्रिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनामी। अब चलिए 4th में सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, यहाँ पर सरलतया इस अर्थ का विलोम पद यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका विपरीतार्थक पद कौन सा आया है। सरलतया मतलब सरलता से, आसानी से, तो इसका विलोम पद हो जाएगा कठिनाई से, मतलब ख, कृच्छ्रेण है ना, मतलब काठिन्यन। 5th में है याना नाम पंक्तः अनंता, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर अनंता हो गया है, चूँकि याना नाम पंक्तः, यहाँ पर पंक्तः देखिएगा यहाँ पर विशेष पद है, और अनंता ही जोड़ अनंता, यहाँ पर संधि तोड़िएगा तो ही जोड़ अनंता यंत संधि है, तो अनंता जो है पंक्तः का विशेषण है। कितनी पंक्तियाँ, तो गाड़ियों की जो अनंत पंक्तियाँ लगी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनंता, इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 में है सह व्याघ्र तथा कृत्वा कारणम यो, वह बाघ जो है वैसा करके कारण वन को चला गया। यहाँ पर कर्तृपद पूछ रहा है, तो कर्तृपद हो जाएगा व्याघ्र, सही इसका आंसर हो जाएगा व्याघ्र। और यहाँ पर ययो जो है वो क्रिया है, और इस क्रिया का करता है व्याघ्र। तो 7 में अति दीर्घ प्रवासो एवं दारुणस्य, यहाँ पर विशेष पद पूछ रहा है इस वाक्य में कि विशेष पद कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए अति दीर्घ जो है वो विशेषण है, दारुणः जोड़ च दारुणस्य, दारुणः भी विशेषण है, और यहाँ पर विशेष पद जो है वो प्रवासः है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा प्रवासः। तो बड़ा ही दीर्घकालीन और काफ़ी कठिनाई से युक्त दारुण यह हम लोगों का प्रवास है, अयम प्रवासः। तो यहाँ पर प्रवासः शब्द जो है वो
आपका विशेष्य पद है। और 8 हो गया दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यानैव जनग्रशनम अत्र दन्तैः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ दन्तैः मतलब दांतों से, तो दांतों से के अर्थ में मतलब दांत के अर्थ में यहाँ पर कौन सा शब्द संस्कृत का आया है आपको बताना है। इत्यर्थे, इति अर्थ में तो इस अर्थ में, तो हो जाएगा दशनैः, इसका सही आंसर हो जाएगा दशनैः। दुर्दान्तैः दशनैः, अपने दुर्दांत भयंकर दांतों से इसके द्वारा जो है कहीं लोगों का नाश न कर दिया जाए, इस प्रकार का सूची पर्यावरणम से यह लिया गया वाक्य है। तो दशनैः इसका जो है सही आंसर होगा दांतों से, दुर्दांत दांतों से, खतरनाक दांतों से। तो ये जो है आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। तो ये देखिएगा कि इसमें 25 नंबर का आपका व्याकरण से रिलेटेड है और 15 नंबर का आपका जो पठित अवबोधन जो आपका सेमुसी भाग 2 जो आप पढ़ना है आपको 10th में, उससे आपको यहाँ पर लेकर के टोटल 10 क्वेश्चन आपको दिया गया है। और 10 क्वेश्चन जो टोटल फुल मार्क्स आपका 40 होगा, जो आपको पता है ही। और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छी तरह से इसकी तैयारी करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं हर संधि का, समास का, प्रत्यय का अलग अलग सेट लेकर के आ रहा हूं, 50-50 का सेट। उम्मीद है कि आपको मैं बहुत जल्दी में इसे उपलब्ध कराऊंगा। और प्रैक्टिस के लिए, चूँकि प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 40 मार्क्स का आपको जो पूछा जाएगा, और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। सब्जेक्टिव में तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आया तो पूरा आया और गया तो पूरा चला गया। इसलिए इसमें हम यही कहेंगे कि आप इसमें अधिक से अधिक का प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, और तब इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।